हिंदुस्तान में एक मुसलमान समस्या पैदा की जाए और उसको लगातार गहरा करते चला जाए। यह काम जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, उस काम में यह एक नया पड़ाव है या नई कड़ी है और इसमें वे कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ आने के पहले सुबह मैं जवाहरलाल नेहरू के खत पढ़ रहा था जो वे हर 15 दिन पर मुख्यमंत्रियों को लिखते थे। जब वे प्रधानमंत्री हुए, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद नेहरू ने एक आदत डाली थी कि वे हर 15 दिन पर मुख्यमंत्रियों को खत लिखते थे और मैं 1950 के खत पढ़ रहा था। 1950 के जो खत हैं नेहरू के मुख्यमंत्रियों के नाम, उनमें हर खत में एक बड़ा हिस्सा इस बात पर खर्च होता है कि पूर्वी बंगाल से कितने लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल आ रहे हैं, असम आ रहे हैं, त्रिपुरा आ रहे हैं और दूसरी जगह आ रहे हैं, और यहाँ से कितने लोग पूर्वी बंगाल जा रहे हैं या जो नया पाकिस्तान बन गया है वहाँ जा रहे हैं। यह सब कुछ क्यों शुरू हुआ इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस वजह से शुरू हुआ कि एक समझ बनाई गई कि एक मजहब के लोग एक साथ रहें और उससे एक शहरियत बने। ये जिन्ना का ख्याल था और पाकिस्तान बना। उसके मुकाबले एक दूसरा ख्याल था जो गांधी और नेहरू और दूसरे लोगों का था। मुसलमानों में यह ख्याल कितना लोकप्रिय था उस समय यह नहीं कहा जा सकता। हम यह भी नहीं जानते कि क्या जिन्ना वास्तव में मुसलमानों के प्रतिनिधि थे, लेकिन आबादी की यह आवाजाही वर्षों तक जारी रही, इसलिए उससे जुड़ी हुई समस्याएं भी पैदा हुई। यह भी तथ्य है जो नेहरू खुद लिखते हैं 1950 में कि मुस्लिम लीग की नीति के चलते और वहाँ गैर मुसलमानों पर हमलों की वजह से और गैर मुसलमानों का ज़बरदस्ती मजहब बदलने की वजह से या औरतों का अगवा करके उनका मजहब बदल के ज़बरदस्ती निकाह कराने की वजह से एक बड़ी बेचैनी पैदा हुई और गैर मुसलमान जो अब बांग्लादेश है, उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान था, उसको छोड़कर हिंदुस्तान आने लगे। लेकिन नेहरू ये लिखते हैं और ये बहुत दिलचस्प है कि कुछ वक्त बाद जब नेहरू और लियाकत खान कि आपस में बातचीत होती है और एक समझौता होता है, यह आवाजाही दूसरे ढंग से बदलती है। यानी इधर से फिर हिंदू वापस जाने लगते हैं और उधर से फिर मुसलमान वापस आने लगते हैं और नेहरू इस पर खुशी जाहिर करते हैं। वे कहते हैं ये बहुत खुशी की बात है कि जो हिंदू इधर आ गए थे, और वे आंकड़े देते हैं बाकायदा, इतने हजार हिंदू अब वापस गए हैं पूर्वी बंगाल, इतने हजार मुसलमान अब वापस आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ नेहरू ये भी नोट करते हैं कि उत्तर प्रदेश से मुसलमानों का जाने का सिलसिला जारी है और वे उसके भी आंकड़े देते हैं। इस इतिहास को याद रखना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है और इस बात को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में उस वक्त जिन्ना के तरह का ख्याल शिकस्त खा गया था, उसको हरा दिया गया था। जिन्ना की तरह का ख्याल यहाँ सावरकर का था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था और हिंदू महासभा का था। और इसे भी नेहरू बार बार अपने मुख्यमंत्रियों को लिखते हैं कि जो चीज जिस चीज ने पाकिस्तान को जन्म दिया, वही चीज अगर हिंदुस्तान में जारी रहेगी तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और वे बार बार लिखते हैं कि हिंदुस्तान में जो अक्सरियत है हिंदू और पाकिस्तान में जो अक्सरियत है मुसलमान, इन दोनों की जिम्मेदारी है कि वहां की अकलियत को इत्मीनान का एहसास हो। जो वे लिखते हैं, लियाकत खान से जब वे बात करते हैं तो वे कहते हैं कि यह पाकिस्तान के मुसलमानों की जिम्मेदारी है, पूर्वी बंगाल के मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि यहाँ से हिंदू न जाएं। वे क्यों भाग रहे हैं? और यहाँ वे अपने मुख्यमंत्रियों को लिखते हैं कि मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। ज्यादातर मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं सभी, और नेहरू लिखते हैं कि मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि हिंदू महासभा की जो जहनियत है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो जहनियत है वो कांग्रेस में भी घुस रही है और मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, उससे सावधान रहिए और आप अपने यहाँ मुसलमानों की हिफाजत कीजिए। मैं सिर्फ उस जहनियत की बात कर रहा हूँ क्योंकि नेहरू, पटेल और उस वक्त के जो रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर थे सक्सेना साहब और दूसरे तमाम लोग, वे बहुत मुश्किल हालात का सामना कर रहे थे, लेकिन दिल साफ था, इरादा ठीक था। उनका इरादा यह था कि यहाँ मुसलमान रहें, उनको पूरी इज्जत से यहाँ रखा जाए, उनके हक के साथ रखा जाए। इसलिए उनकी जायदाद के बारे में भी, उनके मकानात के बारे में भी, जो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए उनकी जायदाद और उनके मकानात का क्या हो, नेहरू बार बार लिखते हैं
कि इसके लिए एक लंबा वक्फा देना चाहिए कि उन पर हमारा कब्जा ना हो जाए, उन पर दूसरे लोग कब्जा ना कर लें, बल्कि वे यहाँ आकर उनको अगर बेचना चाहें तो बेच लें, जो दूसरी चीज करना चाहते हैं कर लें। मैं सिर्फ इस चीज को नोट कर रहा हूं कि अगर सरकार का दिमाग साफ हो और उसका दिल साफ हो, उसकी नीयत ठीक हो, तब तो हम समझ सकते हैं कि आप कोई कानूनी कदम क्यों उठा रहे हैं। लेकिन अभी जो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की बात हो रही है, ये कोई कानूनी मसला नहीं है, ये एक सियासी बात है। और ये सियासी कदम इसलिए उठाया गया है कि हिंदुस्तान में वो बंटवारा गहरा हो, जो बंटवारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पैदा किया गया है, और मुसलमानों में और बेचैनी पैदा की जाए और हिंदुओं में ये ख्याल पैदा किया जाए कि ये उनका स्वाभाविक देश है, इसलिए अगर किसी वजह से उनका नाम रह जाता है तो उनको फिक्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए हम CAB ला रहे हैं। अब आप CAB के बारीक नुक्तों की बात कर रहे हैं, लेकिन वे CAB के डिटेल्स या बारीक नुक्तों में जा ही नहीं रहे हैं, वो तो उसके सियासत की बात कर रहे हैं, और वो सियासत बहुत साफ है। मैं कल मेट्रो में जा रहा था और मैं 3 लोगों के आपस की बातचीत सुन रहा था, और उस बातचीत को सुनते हुए मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उसमें जानकारी का अभाव था, तथ्य नहीं था। जो तीनों बातचीत कर रहे थे वे तीनों अधेड़ थे, लेकिन वे तीनों इस यकीन के साथ बात कर रहे थे जैसे उनको सब कुछ मालूम है कि कश्मीर में कितना पैसा हिंदुस्तान ने खर्च किया, यह उनको पता है। उनको पता है असम में क्या हुआ, उनको पता है भारत भर में मुसलमान क्या कर रहे हैं, सब कुछ उनको पता है। उनको ये पता है कि इंडोनेशिया पहले हिंदू राष्ट्र था, सब कुछ मालूम है। समाज में जब यह स्थिति हो कि जानकारी देने का काम जिनका है, यानी मीडिया और यूनिवर्सिटीज़ और बाकी लोग, वे अपना काम ना करें, तो फिर इस तरह की बीमार जहनियत जड़ पकड़ लेती है, और वो हिंदुस्तान में जड़ पकड़ रही है। तो इस वक्त मुसलमान क्या करें? क्या वे उस कानूनी भागदौड़ में फंस जाएं जिनके बारे में बात की जा रही है? बार बार निश्चिंत किया जाता है, घबराइए मत, सरकार का इरादा बुरा नहीं है, आप कागज इकट्ठा कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मामला वो तो है नहीं, हम सब लोग जानते हैं मामला वो नहीं है। इसलिए हमारा काम यह है कि हम जो भी तहरीक खड़ी करें, जो भी आंदोलन खड़ा करें, बातचीत के जितने भी मौके हम पैदा करें, वे मिले जुले मौके होने चाहिए। हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई और दूसरे मजहब के लोग सब मिल बैठकर बात करें। वेलफेयर पार्टी कह सकती है कि भाई हमने बुलाया, आप नहीं आए, लेकिन हमें इसकी कोशिश करनी पड़ेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा जो भी बात करें वो मिली जुली बातचीत हो, वरना इसका खतरा यह है कि मुसलमानों में 2 तरह की भावना बैठ सकती है। एक बहुत डर की, कि वे बहुत डर जाएं, घबरा जाएं और सिमट जाएं, और वे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की तरह सोचने लगें कि अब हमारा कोई दोस्त नहीं है इस मुल्क में। यह भावना आ सकती है। इसके साथ दूसरी भावना आ सकती है कि आप हथियार डाल दें, कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस मुल्क के जो बाकी सियासी दल हैं, उन सियासी दलों ने भी, राजनीतिक दलों ने भी इस बात को लगभग मान लिया है। दूसरा है कि हम शहरियत की उस परिभाषा पर वापस जाएं जो परिभाषा गांधी, नेहरू, पटेल और उस वक्त के बाकी तमाम लोगों ने, मौलाना आजाद ने 1947 में हिंदुस्तान के लिए दी थी। उस शहरियत में की परिभाषा में हिंदू पहले नहीं है और मुसलमान बाद में नहीं है, हिंदू ऊपर नहीं है और मुसलमान नीचे नहीं है, सिख नीचे नहीं है, सब एक सतह पर हैं। उस बातचीत को वापस करना बहुत जरूरी है। यानी हम जो भी काम करें वे सारे काम मिले जुले होने चाहिए, एक। और दूसरा, हमें राजनीतिक दलों पर दबाव डालना ही होगा। कांग्रेस पार्टी पर, जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहती हैं, उन तमाम राजनीतिक पार्टियों पर हमें दबाव डालना होगा कि अगर इस देश में धर्मनिरपेक्ष राजनीति को रहना है तो उन्हें कुछ मसलों पर अपने उसूल साफ करने होंगे। वे ये नहीं कह सकते हैं कि देखिए अभी हालात ऐसे हैं कि इस पर अगर हम साफ साफ बात करेंगे तो हिंदू वोट छिटक जाएंगे। मामला उसका नहीं है। आपको अपने उसूल साफ करने होंगे। हिंदुस्तान की शहरियत के बारे में उसूल क्या है? अब जब बहस शुरू ही हो गई है तो इस बहस को ठीक से कर लिया जाए और हम उन उसूलों की फिर से बात करें। जो बातें लगता था कि तय हो चुकी हैं, सेटल हो चुकी हैं, फिर से नहीं करना है। उनको 2014 में उधेड़ दिया गया है और 2014 के बाद तो हमें भी हिम्मत के साथ उन उसूलों पर दोबारा बातचीत शुरू करनी पड़ेगी। और वे उसूल बहुत साफ हैं
क्योंकि हम एक नई तरह की दुनिया में भी रह रहे हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें हर कोई दुनिया के हर कोने का में बराबर का हक लेना चाहता है। हिंदुस्तान के लोग यूरोप में जाके बस रहे हैं, अमेरिका में जाके बस रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके बस रहे हैं, न्यूजीलैंड में जाके बस रहे हैं। वे वहाँ का ऊंचा पद लेना चाहते हैं, वे वहाँ की कैबिनेट्स में हैं, वे वहाँ के ऊंचे अफसर हैं। अगर वे हो सकते हैं तो फिर हिंदुस्तान में यहाँ सैकड़ों साल से रह रहे लोगों को दोयम दर्जे का मानकर वे कैसे चल सकते हैं? अमेरिका में आप चाहते हैं कि कनाडा में आप कैबिनेट में आए, आयरलैंड में आप कैबिनेट में आए, इंग्लैंड की कैबिनेट को अभी देख लीजिए। इंग्लैंड की कैबिनेट में हिंदुस्तानी मूल के लोग मौजूद हैं, पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति मौजूद हैं, लंदन का मेयर है जो सेकंड जनरेशन पाकिस्तानी है, दूसरी पीढ़ी का। इसलिए दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। यूरोप जिसको इस बात का तजुर्बा नहीं था, अब वो यह तजुर्बा कर रहा है और इसलिए नई चीजें सीख रहा है। तो हमें जिनको इस बात का सैकड़ों सालों का तजुर्बा था, हम उस तजुर्बे को भूलकर और हम अहमक बनते चले जाएं दुनिया की निगाह में, ये तो बहुत ही बुरी बात होगी। इस तरह से हम लोगों को अपनी बातचीत शुरू करनी होगी और मुसलमानों के लिए डर के, घबरा कर और इसको सिर्फ कानूनी मसले की तरह इस बात को उठाकर आगे चलने की कोई वजह नहीं है। मैं मानता हूं कि उन्हें एक पूरे शहरी की तरह शहरियत के हक पर दावा करते हुए अपनी बातचीत करनी चाहिए। और वह बातचीत मैं फिर जोर दे के कहना चाहूँगा, इसमें मेहनत लगेगी, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन वह बातचीत हमेशा मिली जुली बातचीत होनी चाहिए। हिंदुओं को मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों के दिल में क्या चल रहा है। अगर सिर्फ मुसलमान बैठकर ये तय करेंगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है, हिंदू नहीं जानेंगे कि उनके पड़ोसी के दिल में क्या बेचैनी है, तो फिर इस मुल्क का भला कैसे हो सकता है? अगर यह पहल हिंदुओं की तरफ से अभी नहीं हो रही है तो यह पहल हमें करनी पड़ेगी। मैं जो हम कह रहा हूं तो मुसलमानों में खुद को भी शामिल कर रहा हूं। और मैं मानता हूं कि बुराई एक वक्त आती है, एक वक्त होता है कि समाज के एक बड़े हिस्से का दिमाग फिर जाता है, लेकिन अगर हम अपने उसूल पर टिके रहें हिम्मत के साथ और धीरज के साथ, तो इसकी कोई वजह नहीं कि हम हार जाएं। इंसानियत का हार जाना, इसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन है और हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया।